हेलो दोस्तों, आई एम दीपेश फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और इस वीडियो में हम ड्यू के इंपॉर्टेंट सवाल देख रहे होंगे जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। ये वीडियो आखिरी तक देखना। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे और जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे पेपर का पैटर्न होता है, तरीका यही है करने का। क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, आपको एक बार देखना है, खुद ट्राई करना है पॉज करके, अगर नहीं होता देन सॉल्यूशन देखना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजर। तो यहाँ पे पहले टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडाइजर का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडाइजर का मतलब होता है कोई भी एंटिटी या कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट हमने लिया, वो अगर खुद रिड्यूस होके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइजर का मतलब जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, सेम उसी तरीके से पावरफुल ऑक्सीडाइजर का मतलब क्या है, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये जो भी मुझे स्पीसीज दे रखी है ये सारी खुद क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। तो रिड्यूस होंगी तो ये F नेगेटिव बना रही होंगी, Cl2 Cl माइनस बना रहा होगा, Br2 Br माइनस बना रहा होगा। ठीक है, मतलब हमें इनका ऑक्सीडेशन नहीं करना। सिमिलर केस I2 से I माइनस बन रहा होगा। तो जिस भी प्रोसेस के लिए ये जो डेल्टा H होगा, वो जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव आ रहा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो जिस प्रोसेस के लिए ये जो डेल्टा H की वैल्यू है वो ज्यादा आ रही होगी, वही हमारा पावरफुल ऑक्सीडाइजर होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो अगर हम F2 की बात करें तो F2 को पहले हमें अगर ब्रेक करना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजर में हम डायरेक्ट इस गैस से F नेगेटिव नहीं बना सकते। तो हम पहले इसको गैसेस एटम में ब्रेक करेंगे, देन यहाँ पे इसको फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। यहाँ पे फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव में होगी। तो यहाँ पे दो फ्लोरीन के एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देन यहाँ पे हम जब उसे हाइड्रेशन करेंगे तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये फ्लोरीन जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजर है, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो बहुत ही ज्यादा होती है। कैसे समझोगे इस बात को कि F नेगेटिव के अराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H2O का जो राउंड स्फीयर होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इसीलिए जो F2 होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजर होता है इन बाकी सारे हेलोजन से कंपैरिजन में। तो ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में भी आया है, तो आने के चांसेस रहते हैं, या फिर चेंज हो सकती है लैंग्वेज थोड़ी। यहाँ पे अगर पावरफुल रिड्यूसर लिख देता तो हम I2 के साथ जाते, क्योंकि रिड्यूसर में हमें देखना होगा कि खुद कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर क्रिस्टलोग्राफी कैन बी रिटन एज। तो ब्रैग्स इक्वेशन हम 12th क्लास से पढ़ते आते हैं। सिंपली उसका इक्वेशन क्या होती है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक, तो बस हमें वहीं पे ऑप्शन देखना है कि कौन सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एन लैम्डा इक्वल टू 2d बाय साइन थीटा ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, और सी ऑप्शन में साइन 2 थीटा दे रखा है, ये भी एक अटपटी टर्म है, और ये बिल्कुल बेतुके ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो अगर आपको करेक्ट आंसर पता है, और सॉलिड स्टेट की बात करूं तो मैं सॉलिड स्टेट में से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको टिप्स पे होगा, तो सॉलिड स्टेट का रिवीजन जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बायो इनऑर्गेनिक हम कह सकते हैं, बायो इनऑर्गेनिक से आया है। तो कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन, कोबाल्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 रिंग के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली बीच में जो एटम होता है वो कोबाल्ट होता है, और साथ में एक पोरफिरिन रिंग होती है ना, जो हमने पढ़ी थी बायो इनऑर्गेनिक के अंदर। नाउ अब ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बतानी है इसमें कि किसके अंदर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी। तो सिंपली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी ये हमारे कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं डिवीजन किस तरीके से होता है। यहाँ पर 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं Eg के, और 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं T2G के। ओके, सो यहाँ पे कोबाल्ट 2 प्लस है, तो कोबाल्ट 2 प्लस की कन्फिग्रेशन क्या होती है, D7 कन्फिग्रेशन होती है। तो जब हम फिलिंग करेंगे तो D7 फिलिंग करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या, पहला हाई स्पिन से कर सकते हैं, दूसरा लो स्पिन से कर सकते हैं। तो हाई स्पिन जब हम करेंगे तो पेयरिंग पहले नहीं कराएंगे,
4 5 6 7, ठीक। एंड देन जब हम लो स्पिन से करेंगे 3 4 5 6 7, तो हमने पेयरिंग पहले करा दी। ये क्या है हमारा D7 लो स्पिन। तो दोनों केस में देखो यहाँ पर ईजी तो क्या है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, ठीक। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब ऑब्जर्व होती है, जब ईजी या T2G कोई एक अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो। ज्यादातर ईजी पे हम बॉदर करते हैं कि ईजी ज्यादा मैटर करता है, जितना ज्यादा ईजी होगा उतनी ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी, लेकिन T2G का भी मैटर करता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, मतलब यहाँ पर दोनों में डबल डबल इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि यहाँ पे क्या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे कि ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। सिमिलर केस में यहाँ पर भी ये भी बहुत ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इस ऑर्बिटल के पास, जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। तो हाँ जी, ये तो बिल्कुल शो करेगा, है ना। अब हमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी दे रखा है, अगर चौथा ऑप्शन होता तो हम ये लगा सकते थे, ठीक। ड्यू के पेपर में आपको टाइम बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और टाइम की थोड़ी टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड के साथ जाना है, ठीक। Mn2+ की बात करें तो D5 कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो D5 में भी हम पहले अगर हाई स्पिन बना के देखें तो सिंपली पहले हम क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं कराएंगे, ये हो गया। देन अगर हम लो स्पिन बनाएंगे, लो स्पिन में देखो तो देखो हाई स्पिन में तो तुम्हें दिख रहा होगा साथ में सिमेट्रिकल है, ठीक, लेकिन यहाँ पे लो स्पिन में सिमेट्रिकल नहीं है। तो Mn2+ का लो स्पिन, Mn2+ का लो स्पिन वाला भी शो कर रहा होगा डिस्टॉर्शन। यहाँ पे हाई स्पिन और लो स्पिन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर टाइम बचाना होता तो हम मुझे पता चल गया जब दो आंसर हैं तो मैं ऑल ऑफ दीज लगा के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो Fe2+ के लिए भी निकाल लेते हैं। तो Fe2+ की हम बात करें तो यहाँ पर D6 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो Eg यहाँ पे हम देखेंगे हाई स्पिन में और यहाँ पे देखेंगे लो स्पिन में। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो हाई स्पिन में Eg जो है अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, जबकि यहाँ पर T2G क्या है, सिमेट्रिकल फिल्ड है। तो हम कहेंगे ये तो हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन ये जरूर दिखाएगा। तो इसका हाई स्पिन वाला पार्ट क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर एक्टिवेशन दिखाएगा, जॉन टेलर से डिस्टॉर्टेड होगा। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज होगा। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तभी ऑब्जर्व होगी जब हमारे जो Eg और T2G ऑर्बिटल हैं इनमें से कोई एक ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा। अनसिमेट्रिकली का मतलब सिंपली यहाँ पर आपको देखना है कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन या खाली इलेक्ट्रॉन या फिर डबल डबल इलेक्ट्रॉन ना हो। अनसिमेट्रिकल मतलब किसी में दो पेयरिंग होगी और किसी में नहीं हुई हो, ठीक। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, ये जॉन टेलर इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, ठीक। ये तो दोनों एक्टिव थे, यहाँ पर ये इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकली फिल्ड है और यहाँ पर भी सिमेट्रिकल फिल्ड है, मतलब Eg के अंदर तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। समझ गई बात। अब ये बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन भी इस तरीके से अरेंज है कि आप पहले फिजिकल करोगे फिर एकदम से कोई ऑर्गेनिक का सवाल आ जाएगा, तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस अरेंज करे हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपको भी। जैसे यहाँ पर आ गया कॉन्जुगेटेड आयंस वो डायल्स-एल्डर रिएक्शन में नहीं रिएक्ट करेंगे, ठीक। मतलब ऐसी कौन सी डाइंस हैं जो कि डायल्स-एल्डर रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करेंगी। तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना कि हमें जो डाइन चाहिए होती है वो सिस फॉर्म में चाहिए होती है, लेकिन ये कई बार ट्रांस फॉर्म में भी जा सकती है, क्योंकि एक्चुअली में जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये एक सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो अल्टरनेट है, तो ये सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली में चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्म में भी जा सकता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो देखा आपने कि ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड था ये सिस से ट्रांस में चला गया, ठीक। तो सिस ट्रांसफॉर्म में ये वाली फॉर्म सूटेबल रहती है हमारे लिए और ट्रांसफॉर्म हम सूटेबल नहीं बोलते, क्योंकि डायल्स-एल्डर रिएक्शन में हमें 4+2 साइक्लो एडिशन दिखाना होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो अगर जो भी मेरे को डाइन दे रखी है उसके सिंगल बॉन्ड के अलग अगर रोटेशन पॉसिबल है तो वो डायल्स-एल्डर रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे जो ये सिंगल बॉन्ड है ये एक रिंग का पार्ट है, तो ये कभी भी सिस फॉर्म में नहीं जा पाएगा, तो ये तो कभी भी डायल्स-एल्डर रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी सिस फॉर्म में है तो हाँ ये दे सकती है,
यहाँ पर भी ये सिस फॉर्म में है। सिस फॉर्म से कैसे पता लग रहा है आपको, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखो, ये दोनों सेम साइड पे हैं तो ये भी सिस फॉर्म में है। अगेन यहाँ पर भी ये सिंगल बॉन्ड है और ये भी दोनों क्या है, सेम साइड है, तो सिस फॉर्म में है। तो अकेली यही फॉर्म ट्रांस है और इसका जो सिंगल बॉन्ड है वो रोटेट भी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि ऐसी डाइन है, किसी डाइनोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड का एक रिंग का पार्ट है, तो ये कभी भी सिस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो हमेशा सिस फॉर्म ही डायल सेल्डर रिएक्शन देती है, ये ध्यान में रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ मिथाइल फॉर्मेट विद एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कुछ ऑप्शन दिए हैं, शायद दो ही ऑप्शन है, दो और देख लेंगे, पर हम क्वेश्चन समझते हैं। तो मिथाइल फॉर्मेट यहाँ पर एक दे रखा है। मिथाइल फॉर्मेट किस तरीके का होता है? मिथाइल फॉर्मेट ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सिंपली जो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट होता है उसमें हमने एक मिथाइल जोड़ दिया। ठीक, अब इसकी रिएक्शन हमने कोई एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई है ना, तो मान लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल बनानी तो CH3MgBr से कराई होगी। तो होगा क्या, ये CH3 नेगेटिव अटैच तो कार्बोनिल कार्बन पे करेगा क्योंकि इसी का लूमो क्या होगा, पाई स्टार CO लूमो होगा, और ये O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, HCO माइनस OCH3 CH3। अब जब ये O नेगेटिव वापस आएगा तो ये जो OH3 CH3 है गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाएगा, HC डबल बॉन्ड O CH3। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब क्योंकि इसने बोला एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो एक्चुअली में ये रिएक्शन है ही नहीं रुकेगी, यहाँ पे दोबारा से CH3MgBr की रिएक्शन हो जाएगी, तो वो अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो HCO नेगेटिव, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे CH3। तो अगर मैं इसका प्रोटोनेशन कर देता हूँ तो ये जो O नेगेटिव है एक्चुअली में OH बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये क्या, एक 2 डिग्री अल्कोहल मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट है ना। अगर हम और ऑप्शन होते तो हम वो देख लेते है ना। तो आपको जो भी स्ट्रक्चर दिया है, मिथाइल फॉर्मेट या जो भी दिया है, उसको पहले बनाना है। देन क्या कंडीशन दे रखी है, एक्सेस वाला वर्ड्स को ध्यान में देखना। क्वेश्चन 2 बार पढ़ना, क्वेश्चन 2 बार पढ़ोगे तो काफी चीजें क्लियर होंगी है ना। वरना एक्सेस बड़ा अगर मिस हो जाता तो हम सिर्फ यही प्रोडक्ट बना के आए थे, एल्डिहाइड लगा के आए थे जो ऑप्शन में होता। ठीक, पर एक्सेस बोला था तो हमें तब तक रिएक्शन करनी है जब तक कि सारे जो है कार्बोनिल कार्बन या जो भी रिएक्शन हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटी देखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इन द फॉलोइंग रिएक्शन ये कुछ दे रखा है, NBS दे रखा है। NBS के बारे में एक बात पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। NBS का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे ब्रोमीन होता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, तो ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड हीट की प्रेजेंस में सिंपली क्या होता है, ये Br रेडिकल में टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये साथ में N का एक रेडिकल बन जाता है। तो NBS का मेनली जो यूज़ होता है उसका यूज़ हम करते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन में, है ना। एलाइलिक ब्रोमिनेशन में मेनली यूज़ होता है। एलाइलिक का मतलब क्या है कि जो भी पोजीशन एलाइलिक होगी वहाँ पर ये ब्रोमीन अटैच कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये कुछ इस तरीके का बेंजीन रिंग है और यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया और इसकी रिएक्शन NBS से करा दी, तो एलाइलिक पोजीशन क्या है कि ये वाला कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा तो उस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, एक ब्रोमीन लग जाएगा और साथ में 2 H इस तरीके से लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बेंजाइलिक पोजीशन थी या एलाइलिक पोजीशन थी वहाँ पर ब्रोमिनेशन हो गया। तो सेम यहाँ पे नाइट्रोजन मिस्टेकली आ गया है। ठीक है, तो बेंजीन लेंगे, CH2 CH3 है, NBS से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरा एक बेंजाइलिक पोजीशन है ना। एक्चुअली में बेंजीन रिंग आ गया है तो एलाइलिक पोजीशन ही, तो ये H की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ए है। यहाँ पर देखो कोई बिना बात के कोई पोजीशन लगा रखा है, यहाँ पे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए हम दूसरा रिएजेंट यूज़ करते हैं जो कि Br2CH2 होता है। ठीक है, पैरा ब्रोमिनेशन करता है वो। और यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन नहीं है ना बेंजाइलिक है, ये पोजीशन बीच में कई कार्बन है, मतलब डायरेक्टली अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। तो ध्यान रखना NBS का यूज़ हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब ना एक क्वेश्चन आया। अब ये जो क्वेश्चन है ये GOC का है ना, क्योंकि GOC भी एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। GOC एक बेसिक पार्ट है ऑर्गेनिक का, तो वो भी ध्यान से देखते रहना। अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। एक बार ट्राई कर लो पॉज करके, है ना, काफी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो कार्बन आयंस की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन आयन है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली में ये एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक। तो अगर हमारा पहला ही जो कार्बन आयन था वो एरोमेटिक दिख गया तो हमें पता चल जाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही होगा। फिर भी हम बाकी के जो दे रखे हैं साथ में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन आयन है, साथ में 3 फिनाइल रिंग है। ओके, 3 फिनाइल रिंग होंगी तो क्या होगा, इन पे इसका डीलोकेशन होगा 3 फिनाइल रिंग पे। लेकिन एरोमेटिसिटी वाली स्टेबिलिटी ये 3 फिनाइल रिंग्स नहीं कर सकती, उससे टक्कर नहीं ले सकती। एरोमेटिक वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर यहाँ पे ये कार्बन आयन तो है लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रखे हैं 3 मिथाइल के, बिना किसी काम के, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्या है, एक कार्बन आयन है और CH3 माइनस है। तो इसका मतलब जो सी है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा CH3 का इस कार्बन आयन पे। तो जो बेस्ट है ऑप्शन एरोमेटिक है, ए हो गया। देन यहाँ पर इस कार्बन आयन के साथ 3 फिनाइल रिंग थी तो बी आ जाएगा। देन डी आएगा। डी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाने वाला नहीं है, अच्छा खासा उसका मामला है। लेकिन सी वाले को ये मिथाइल लगे पड़े हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे। तो ए बी डी सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है, जहाँ हार्डली 1 to 2 मिनट्स लेंगे, लेकिन जो स्पीड और एक्यूरेसी आएगी और जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो बेस्ट रहेगा आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अब सेम ये इस क्वेश्चन को तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, कॉज ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है ड्यू का, है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और साथ में इस टाइप का क्वेश्चन इसी साल जैम 2021 में भी आया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इस तरीके से क्वेश्चन है कि यहाँ पर एल्कलाइन के MnO4 से मैंने ऑक्सीडेशन कराया तो मुझे ऑक्सीडेशन करने पे बेंजोइक एसिड मिलना चाहिए। सिंपल मतलब समझो कि जो भी मुझे यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ चेन लगा के दे रखी है, मुझे प्रोडक्ट में बेंजोइक एसिड कुछ ऐसा मिलना चाहिए, COH। ठीक है, तो KMnO4 की जो ऑक्सीडेशन की कंडीशन होती है वो ये कंडीशन मांगती है कि आप जो मुझे बेंजीन रिंग दे रहे हो तो उसके साथ में एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो, है ना। या फिर हम एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। मतलब बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटलीस्ट एक होना चाहिए, तभी ये जो KMnO4 है वो कन्वर्ट कर पाएगा जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको किसमें, इस COH ग्रुप में। ठीक, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो है पर वो हाइड्रोजन एक्चुअली में इस डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। ठीक, तो हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाए KMnO4 में। लेकिन एक और कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कायरल कंपाउंड बताना है। ठीक है, तो कायरल कंपाउंड के लिए क्या होता है कि जो हमारा कार्बन होगा उसके अंदर 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होंगे। तो ये कायरल कंपाउंड तो नहीं है, कोई भी कायरल सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये आंसर हो गया गलत। देन यहाँ पर अगेन इसमें भी देखें तो इसमें भी कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इसमें देखें तो हमें लग तो रहा है कि यहाँ पे 4 जो है वो अटैच है, लेकिन एक्चुअली में तीनों क्या है, मिथाइल है, सेम हो गया। तो अगेन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन भी नहीं है तो KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचता हमारे पास एक ही है, तो यही बेस्ट ऑप्शन क्यों है, पहली बात ये जो कार्बन है एक कायरल सेंटर है, दूसरा यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच है, तो ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा KMnO4 से। तो जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है इस H की वजह से पूरा चेंज किसमें हो जाएगा, बेंजोइक एसिड के अंदर। ठीक, तो यही कंसेप्ट कभी बहुत पहले यूज हुआ था, है ना, और यही कंसेप्ट जैम 2021 में क्वेश्चन बन के आ गया था। और ये था MSQ टाइप का, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट था, जो आंसर होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगाना था। देखो बिल्कुल वही सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल और इथाइल, तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा इस KMnO4 की प्रेजेंट में, तो ये ए ऑप्शन सही था। देन यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया था। ठीक, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले 2 ऑप्शन थे, यहाँ पे बदल दिया था किसी तरीके से, एक और बेंजीन रिंग लगा दी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे मिथाइल रिंग है ना, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे तो COH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे भी COH आ जाएगा। पर ध्यान से देखो ये बनेगा क्या, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा देने वाला है मुझे, बेंजीन रिंग आपस में अटैच्ड है और ये देगा COH
COH, ठीक है। तो ये एक्चुअली में बेंजोइक एसिड तो नहीं है, बेंजोइक एसिड तो ये होता है सिंपली आपको ये मिलना चाहिए, है ना। यहाँ भले ही COH बन गया, लेकिन बेंजोइक एसिड में ये दोनों अटैच भी तो है इस तरीके से। अब इनको अलग करने के लिए तो कोई रिएजेंट नहीं दिया गया था, तो इसका मतलब ये बेंजोइक एसिड नहीं देगा। कई बार मिस्टेक्स करी थी स्टूडेंट्स ने, इसको भी बेंजोइक एसिड मार्क किया था, है ना। तो ये एक मिस्टेक थी, तो उसको ध्यान में रखना है। देन अगेन यहाँ पर ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस पूरे ग्रुप का, और मुझे क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक। तो जब भी इस तरीके का KMnO4 ऑक्सीडेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि काफी पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बेंजाइलिक हाइड्रोजन देखना है ना। और बेंजाइलिक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो वो KMnO4 के ऑक्सीडेशन में हमें बेंजोइक एसिड दे देगा, ठीक। ये आ गया, A एंड D ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑर्गेनिक का है, और ऑर्गेनिक के काफ़ी बढ़िया सवाल आते हैं ड्यू के अंदर, काफ़ी जैम लेवल के, नेट लेवल तक के आ जाते हैं, कई बार नेट के प्रीवियस ईयर्स भी रिपीट होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोडक्ट बीच का पूछ सकता है या आखिरी वाला पूछ सकता है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मुझे नेफ्थलीन दे रखा है, ठीक। तो नेफ्थलीन की रिएक्शन यहाँ पे एयर की प्रेजेंस में V2O5 से कराई है, तो वो एक्चुअली में मुझे थैलिक एनहाइड्राइड दे देगा, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड कुछ ऐसी होती है, ठीक। इसकी फर्दर रिएक्शन जब मैं NH3 से करेंगे तो ये मुझे एक अमाइड और एक एसिड दे देगा, ठीक है। अभी मैकेनिज्म दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए किस तरीके से हो रहा है। होगा क्या, ये तो एयर और V2O5 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपली क्या करेगा, इस बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर देगा और यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड बना देगा। फिर ये NH3 चाहे तो यहाँ अटैच कर सकता है या यहाँ पे अटैच कर सकता है, सिमेट्रिकल है, कोई इशू नहीं आएगा, है ना। फिर जब ये O नेगेटिव वापस आएगा तो H पॉजिटिव ये वापस आएगा, तो ये बॉन्ड हमारा टूटेगा, तो CO माइनस बनेगा, और N के साथ जो 3 H थे वो एक H पॉजिटिव निकल के ये CO माइनस ग्रैब कर लेगा, तो मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। फिर लास्ट पार्ट में यहाँ पे NaOCl और OH माइनस से रिएक्शन कर रखी है। अब कई बार क्वेश्चंस में ऑर्गेनिक के खासकर हमें ऐसे ही समझ नहीं आता ये रिएजेंट कौन सा है। तो एक्चुअली में ये सिंपली हमारी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है ना, जिसमें जो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो हट जाता है ना। तो ये एक्चुअली में Cl2 प्लस NaOH का ही सॉल्यूशन है, जो कि हमें फाइनली NaOCl देता है, ठीक। तो बस ये जो रिएक्शन होगी, ये जो C डबल बॉन्ड O NH2 का ग्रुप है वो हट के डायरेक्टली यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, बेंजीन से अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O H। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो B ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, पूरा एकदम प्रॉपर तरीका जो रास्ता है उसको जाना है, और एक एक रीजन देखना है उसका काम क्या है, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है इस क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का दिखा रखा है ना, और क्वेश्चन जो होंगे थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मतलब हमें देख के डायरेक्ट फॉर्मूले बेस नहीं होंगे, या फिर जो नॉर्मल फराडे से क्वेश्चंस आते हैं कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ, उस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। लेकिन कई बार वो आते नहीं है, सीधा हमें सेल रिप्रेजेंटेशन देता है, और उससे ही हमें काफ़ी चीज़ें पता लगानी पड़ती हैं कि क्या होगा। तो फर्स्ट जो सेल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इसमें इनिशियल पार्ट होता है वो क्या होता है, एनोड, है ना, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कैथोड, ठीक। ये ध्यान में रखना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, प्लेटिनम तो एक मेटल है, उसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस पे हमने डिपोजिशन दिखा रखा है। तो ये जो हाफ H2 गैस है, ऑक्सीडेशन होगा तो ये H प्लस फॉर्म करेगी, एंड देन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पे 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में गई है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना। तो एनोड पे हाफ सेल रिएक्शन ये चल रही होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन चल रही होगी, ये यही वाला जो H प्लस है ये एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 फॉर्म कर रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो हाफ H2 का प्रेशर होगा वो P1 होगा, और यहाँ पे हाफ H2 का प्रेशर P2 होगा, ठीक। तो जब मैं फाइनल रिएक्शन लिखूंगा तो H प्लस से H प्लस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल,
तो क्या होगा, ये हाफ H2P1 गिव्स मी हाफ H2P2। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, फाइनल सेल रिएक्शन हो जाएगी। ये P1 पे P2 पे है। तो जब मुझे फाइनल सेल रिएक्शन पता लगी, तो जब मैं नर्श इक्वेशन लिखूंगा तो ईएमएफ सेल, जो सेल का ईएमएफ होगा वो क्या होगा, RT बाय NF लॉग, है ना। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑप्शन में ln दे रखा है, तो मैं भी यहाँ पे लॉग ना लेके ln लूंगा। ठीक है, तो जब ln लूंगा तो जो 2.303 वाली टर्म थी वो नहीं आएगी। प्रोडक्ट में क्या है, H2P2 गैस, P2 पे गैस है और वो हाफ रेज है, और यहाँ पे H2 है और ये भी गैस P1 है और हाफ रेज है। तो एक्चुअली में यहाँ पे वैल्यू P2 की आएगी, यहाँ पे P1 की आएगी, और इस पूरे कंप्लीट की पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि हम कॉमन मान सकते हैं पावर को। ई सेल हमें निकालना है। ठीक, तो ये जो हाफ पावर थी, अब लॉग में तो टर्म आगे आ जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, RT/2F। अब n की वैल्यू क्या थी इस इक्वेशन में, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 ही थे। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 होगी, तो RT/2F ln P2/P1। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो ई सेल क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, यहाँ पे P1/P2 है, तो इसको हम चेंज करेंगे। अब एक्चुअली में एक मिस्टेक हमसे हो गई कि यहाँ पे माइनस का साइन भी आता है, माइनस होता है, तो वो जो माइनस जब अंदर लेके जाएंगे तो P1/P2 हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बी ऑप्शन क्या था, RT/2F ln P1/P2। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, सेल रिएक्शन लिख लेना, एनोड की, कैथोड की, फाइनल सेल रिएक्शन लिखना, देन उसके बाद जो इनर्शिया क्वेश्चन लगाओगे उसको ध्यान से रखना, नेगेटिव साइन और जो 2.303 टर्म आता, अगर ln नहीं आता, लॉग आता तो ठीक है, और बाकी जो लॉग से बाहर निकाला तो वो कैलकुलेशन ध्यान में रखना। तो जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो ये P2/P1 चेंज हो जाएगा P1/P2 में, तो ये क्या है, सेम ही रिएक्शन है, सेम ही इक्वेशन लिख रखी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, ये पार्ट, तो उसको भी कंप्लीट देख लेना। इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करा देंगे, ताकि एक तरह से हेल्प हो जाए, और जो भी अपने साथ के दोस्त हैं उनसे भी शेयर कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।